मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अपनी नेचर को, और हमारी नेचर में हमारे चारों तरफ सभी जगह डाइपोल्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हमें डाइपोल्स को भी स्टडी करना होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट नेचर के जो चार्जेस हैं दे आर सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी वो एक सेपरेट होते हैं एक फिक्स डिस्टेंस पर। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कहने का रीजन ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और वो यहाँ पर सेपरेट हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल। ओके, इन चार्जेस के बीच के सेपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2L से। वो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ फिजिक्स में से 2L लेने का एक रीजन होता है जिससे हम डेरिवेशंस को इजीली कर पाएं। अदरवाइज आप यहाँ अगर सिंपल L ले लेते हैं या A ले लेते हैं, बुक्स में आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम एक डाइपोल के एग्जांपल्स हमें पता है, जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे HCl है, NaCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। जैसे HCl में H प्लस आयन होता है और Cl माइनस, यानी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन है। और जब ये इनके ये सेंटर्स हैं दोनों के, H प्लस पर चार्ज है प्लस E, तो Cl माइनस पर उतना ही माइनस है। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के पास आते जाते हैं, और जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कितना पास आ सकते हैं, ये प्लस ई ये माइनस ई, तो ये मैक्सिमम पास आ सकते हैं जो इनकी बाउंड्रीज हैं यहाँ तक। तो उस कंडीशन में इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाता है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस हो जाता है, और HCl में जो फाइनाइट डिस्टेंस है ये 0.01 एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज 2L। तो सिंपली अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यानी H प्लस को उठाता हूं तो ये Cl इसके साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच है कि ये भी इसके साथ ही आएगा, या Cl को लेता हूं तो H प्लस भी इसके साथ ही आएगा। तो इन्होंने एक डाइपोल बनाया हुआ है और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन सिंपली के अ सिस्टम इन विच टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को स्टडी करने से पहले हमें एक नए कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, जो इफेक्टिवनेस है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसी से ही हमने एक डेफिनेशन बनाई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। अब हम सपोज करते हैं हमारा ये डाइपोल है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन हम R लेते हैं, और यहाँ पर हम इनको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। यानी यहाँ पर ये हमारी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज पर हम देखते हैं तो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, एंड दैट इज F इक्वल टू QE। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगेगा, तो दैट इज F इक्वल टू QE। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हैं, पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, और एक ही डाइपोल पर लग रहे हैं। तो 11th में हमने पढ़ा था कि ये आपस में मिलकर एक कपल बनाते हैं, और इस पर जो टॉर्क लगता है तो वो कपल बनाने वाले दोनों फोर्सेस में कोई भी एक फोर्स वो है QE, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये यहाँ लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R,
ये इनकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, यानी टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, Q इंटू आर इंटू ई पर। अब यहाँ पर अगर मैं दो चार्जेस ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होने चाहिए, तो चार्जेस इसके हाफ स्ट्रेंथ के भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q/2 है, यहाँ पर एक माइनस Q/2 है, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपके चार्जेस सेपरेट हैं R/2 डिस्टेंस पर, यानी यहाँ R भी हमने चेंज किया है। तो इस पर अपवर्ड फोर्स फील्ड यही इसी डायरेक्शन में हम मानकर चल रहे हैं सभी केसेस में, तो यहाँ पर फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा फील्ड की वजह से, एंड दैट F इक्वल टू QE से Q/2 इंटू E, तो 1/2 QE, और इस पर डाउनवर्ड होगा 1/2 QE। तो अगर मैं इस केस में टॉर्क निकालता हूं, तो टॉर्क का मतलब आइदर फोर्स फॉर्मिंग द कपल 1/2 QE, और लेंथ है R/2, तो दैट इज 1/4 QE इंटू R। तो यहां पर टॉर्क इस टॉर्क से कम रह गया है। अगर मैं यहाँ पर चार्जेस को डबल ले लेता हूँ, यानी अब ये डाइपोल इस तरह का है जहां पर चार्जेस डबल हैं, जैसे HCl में H प्लस Cl माइनस, H2SO4 में H2 प्लस और SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ पर चार्ज 2Q है और माइनस 2Q है, और इनके बीच का सेपरेशन भी 2R है, और इसको भी सेम इसी फील्ड में रखा जाता है। तो यहाँ पर फोर्स होता है F इक्वल टू 2Q इंटू ई, यहाँ पर फोर्स होगा F इक्वल टू 2Q इंटू ई, और यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो होगा 2QE इंटू 2R, यानी 4QER। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, जब ये इस पर फोर्स लगेगा तो ये इसे कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो जब ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो रोटेशन कहाँ ज्यादा होगा, टॉर्क कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ QER, यहाँ इसका 1/4, लेकिन यहाँ टॉर्क सबसे ज्यादा है। तो टॉर्क सबसे ज्यादा है तो इस डाइपोल का जो इफेक्ट होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं, उसको रोटेट नहीं कराने देना चाहता हूं, तो मुझे सबसे कम फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा यहां, और सबसे ज्यादा यहां लगाना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल। तो ज्यादा इफेक्टिवनेस कहां होती है, इस पर होती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर टॉर्क ज्यादा है, और ये सबसे कम इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर टॉर्क कम है। अगर हम तीनों केसेस में ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब में सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, Q और R पर, Q और R पर। तो अगर यहाँ पर चार्जेस स्मॉल मैग्नीट्यूड का है तो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल भी कम होगा। अगर R सेपरेशन कम है तो भी इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइपोल कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता था वो इसको क्लॉकवाइज और नेगेटिव चार्ज का फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, यानी ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा और ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो मोमेंट इसमें क्रिएट हुआ है, जो मोमेंट क्रिएट हुआ है बाय पॉजिटिव Q चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से, तो हम इनके बीच का सेपरेशन हमेशा लेते हैं 2L। डाइपोल की लेंथ हम हमेशा क्या मानते हैं, 2L, सेंटर तक यहाँ L और ये भी L। तो मोमेंट किसके इक्वल होता है, 4, जो आपका ये चार्ज है Q, जो भी चार्ज Q है, और उसमें प्रोडक्ट करते हैं इस रेडियल वेक्टर की, तो Q इंटू L। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट भी चार्ज इंटू रेडियल वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी L की। अगर मैं टोटल मूवमेंट जो क्रिएट करेगा ये टोटल डाइपोल, यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलकर अगर मैं उसको ऐड करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड टोटल मूवमेंट क्रिएटेड बाय डाइपोल, दैट इज 2QL। तो मैंने आपको ये इतना समझाया क्यों है, बेसिकली हमें यहाँ पर एक सिंगल डेफिनेशन याद रखनी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, और मैं उसको डेफिनेशन को सिंपली क्या लिखने वाला हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज
फॉर्मिंग द डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल बनाने वाला चार्ज Q है, चाहे आप पॉजिटिव लें चाहे आप नेगेटिव लें। तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज फॉर्मिंग द डाइपोल टू द लेंथ इज 2L ना, टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम सिंपली डिफाइन करते हैं, हमें सिंपली डेफिनेशन याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज फॉर्मिंग द डाइपोल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये डेफिनेशन हमने कैसे बनाई वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट की। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज मीटर। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें एक डायरेक्शन होती है, या तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करता है। तो डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से, वेक्टर P इक्वल टू Q, चार्ज स्केलर है, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज द रेडियल वेक्टर बेसिकली। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की। आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 12 है, और यहाँ पर हमने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, आप इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस बनाते हैं और सेम डायरेक्शन में, यानी यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, और ये फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस और सेम डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज F इक्वल टू QE, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज QE। ये दोनों फोर्सेस एक कपल बनाते हैं और ये इस डाइपोल पर टॉर्क लगाता है, और जब ये टॉर्क लगाता है तो डाइपोल कहाँ, इस पोजीशन में आ जाता है, ये रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसी डाइपोल को, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, ये पोजीशंस बन जाएंगी। अगर मैं इसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में इस तरह से प्लेस कर देता हूं, यहां -Q और यहां +Q, हम ऑब्जर्व करेंगे अभी, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था, अब ये टॉर्क इसको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, और कैसे कि ये मूव करके यहाँ आ जाए और ये चार्ज मूव करके यहाँ चला जाए, यानी +Q चार्ज इधर और -Q चार्ज इधर। तो जब भी आप डाइपोल को फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो डाइपोल रोटेट होता है उस पर टॉर्क लगता है, उसकी वजह से उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या बन जाता है। अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल का ओरिएंटेशन देखता हूं तो इधर -Q और इधर +Q। यहां भी अगर मैं देखता हूं फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेशन, तो इधर -Q और इधर +Q। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हाइपोथेटिकल है, केमिस्ट्री में इसकी डायरेक्शन आपको +Q चार्ज टू -Q चार्ज बताई जाती है, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। लेकिन फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर दी जाती है, क्योंकि हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही स्टडी करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को जब आप प्लेस करते हैं तो उसकी डायरेक्शन फील्ड के अलोंग क्या होती है, -Q टू +Q। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं -Q चार्ज टू +Q चार्ज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो बिहेव करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। जब आपने फील्ड को लगाया भी नहीं होता है, अप्लाई नहीं किया होता है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बिना एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl था हमारा, या दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल
जिसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव चार्ज और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नेगेटिव चार्ज की, दे आर नॉट कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट पर लाई नहीं करती हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। या तीसरी डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल लेते हैं H2O वाटर। आप सभी जानते हैं ये ऑक्सीजन और ये H+H+ और इनके बीच का एंगल होता है 105 डिग्री अप्रॉक्स। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, और अगर मैं H+ यानी H2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखता हूँ तो वो यहाँ होगा। तो यानी दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड नहीं है, दे आर नॉट लाइंग एट द सेम पॉइंट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन हमारी थी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, वो एक ही पॉइंट पर लाई नहीं कर रही है, इट इज नॉट कोइंसाइड, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा, अगर मैं यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखता हूँ तो -2+, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और अगर मैं यहाँ डायरेक्शन देखता हूँ डाइपोल मोमेंट की तो ये भी -2+, ये होगी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ जो 105 डिग्री पर है, तो पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। यानी आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, तब भी इस मॉलिक्यूल का अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि अगर मॉलिक्यूल में अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। यानी अगर जो मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तब तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो वो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। या दूसरी डेफिनेशन कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट पर लाई करें, देन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। या तीसरा हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसमें अपना कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, अगर हम उसको फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल मोमेंट उसमें डेवलप हो जाता है, और जैसे ही हम फील्ड से उसको हटाते हैं, फील्ड को रिमूव करते हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी रिमूव हो जाता है, तो दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ ये कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो यहाँ पर इस कार्बन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव चार्ज का, वो इस पॉइंट पर लाई करता है, और ये दोनों जो ऑक्सीजन हैं इनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पर लाई करता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई करती है, तो ये कैसा होगा, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। दूसरा, आप देखते हैं कि यहाँ पर दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई करती है, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या होगा, 0। और लेंथ ऑफ द डाइपोल 0 होगा तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, क्योंकि 2L 0 है तो डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। तो वो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, वो कहलाता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखता हूं तो -2+ P1, और यहां डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी देखता हूं -2+ P2। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट हैं, तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या इसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करता हूं, ये मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर है वो इधर की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसका सेंटर इधर की तरफ मूव करेगा। तो अब यहाँ पर नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, यानी दोनों चार्जेस की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनके बीच में एक
डिस्टेंस बन जाएगा और वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसमें एक डाइपोल मोमेंट आएगा। लेकिन वो डाइपोल मोमेंट जो आया है, जो डेवलप हुआ है, इस फील्ड की वजह से हुआ है। जब तक ये फील्ड रहेगा, जब तक इन पर ये फोर्स लगता रहेगा और ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड को रिमूव करूंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे पर फोर्स लगाकर वापस पहले वाली पोजीशन में ही आ जाएंगे, यानी इनका डाइपोल मोमेंट वापस जीरो हो जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट, जो बाहर से पैदा हुआ है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं तो यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q2 + q होती है, आपको पता है। और डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच यहां पर हमने एक एंगल लिया हुआ है थीटा, चाहे ये कुछ भी ले लें हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स देखता हूं तो वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, अलोंग द फील्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट होता है। अब यहां पर भी फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो जितना यहां फोर्स है उतना यहां भी फोर्स है, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर यही डाइपोल फील्ड के पैरेलल इस तरह से रखा हुआ होता, ये +q चार्ज इधर, -q चार्ज इधर, तो इस चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगना था, फील्ड इधर है, फोर्स इधर ही लगता, F = QE। और इस चार्ज पर भी फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, जैसे यहां लग रहा है F = QE, और ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल और अपोजिट हैं, तो यहां ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते। अब अगर हम थोड़ा और चेंज करके देखें, अगर यहां नेगेटिव चार्ज इधर होता और पॉजिटिव चार्ज इधर होता, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, F = QE, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता, दैट इज QE। ये दोनों फोर्स भी इक्वल और अपोजिट होते, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो डाइपोल अगर आपका एक यूनिफॉर्म फील्ड में है तो चाहे उसकी ओरिएंटेशन कुछ भी है, उस पर हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है और यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब सभी जगह यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वो हम इस तरह से ड्रॉ करते थे। आप सभी ने इससे पहले वाली मेरी जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, वो स्टडी कर लिया होगा। अब आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पर Q तो सेम है, Q/r² हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे r बढ़ता है फील्ड डिक्रीज होता है। आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट P लेता हूँ तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा ले लेता हूँ Q, तो वहाँ पर फील्ड क्या हो गया है? वीक हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का ये जो गैप है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर फील्ड लाइंस के बीच का गैप कम है, जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आ रहे हैं तो फील्ड लाइंस के बीच का गैप भी कम होता जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता चला जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड वीक होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट किया है, और क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस के बीच का गैप कम है, तो ये शो करता है कि फील्ड एट A इज ग्रेटर देन फील्ड एट B ना। अब यहाँ पर डाइपोल का ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा FA, दैट इज Q × EA, फोर्स एक्टिंग ऑन -Q charge is FA, that is
Q इंटू ई ए। इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट इज एफ बी, दैट इज Q इंटू ई बी। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q चार्ज इज एफ बी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई बी। क्योंकि ई ए ई बी से ज्यादा है और Q सेम है, तो यहां क्या होगा, एफ ए is greater than FB. So, net force on the dipole is F equivalent to FA minus FB. FA इस डायरेक्शन में है, FB इसके अपोजिट है, तो FA ग्रेटर है और FB स्मॉल है, तो FA में से FB को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो F इक्वल टू Q EA माइनस Q EB, Q कॉमन ले लेते हैं एंड दैट इज EA माइनस EB, और इस EA माइनस EB को हम डेल्टा E लिख देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर अगर मैं डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करता हूं तो मैंने दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डेल्टा L ले लिया है, क्योंकि यहां मैं फील्ड का डिफरेंस भी डेल्टा E ले रहा हूं। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज डेल्टा L। सो अगर मैं यहां से Q निकालता हूं, दैट इज P अपॉन डेल्टा L। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको यहां पुट हम कर देते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो F इक्वल टू Q की जगह रखेंगे P अपॉन डेल्टा L इंटू डेल्टा E, तो P इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा L, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को स्टडी करते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन थ्रू आउट। ये हमारा x y z एक्सिस है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये पॉजिटिव z एक्सिस है। The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly. अब z एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है एट द रेट ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो z एक्सिस की डायरेक्शन में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो फील्ड z एक्सिस पर जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती है तो वो चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा E अपॉन डेल्टा z हमें गिवन है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम मीटर। अब ये कहता है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम, कितना फोर्स और कितना टॉर्क होगा एक सिस्टम पे हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट 10 to the power -7 कूलम मीटर, यानी वो सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट 10 to the power -7 कूलम मीटर है एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। तो नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन ये है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये तभी हो सकती है जब उस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इधर हो और पॉजिटिव चार्ज इधर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q चार्ज टू +q चार्ज। तो हमें नेट फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकालता हूं तो वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है और इस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं F, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था F इक्वल टू Q डेल्टा E अपॉन डेल्टा L, तो यहां हो जाएगा डेल्टा E अपॉन डेल्टा Z। तो चार्ज के बारे में हमें नहीं, P यहां पे था, P डेल्टा E अपॉन डेल्टा Z। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें पता है 10 to the power -7 और डेल्टा E अपॉन डेल्टा Z है 10 to the power 5, so the resultant will be 10 to the power -2 न्यूटन। तो ये इस पर फोर्स लगने वाला है जब इसको आप एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। अब बात आती थी कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है एंड व्हाट आर द टोटल टॉर्क एंड फोर्स। अब अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो टॉर्क इक्वल टू MFPE sin थीटा, हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला ध्यान रखें, PE sin थीटा, यानी ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, P पर,
ई पर यानी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच का जो ओरिएंटेशन है उसकी साइन पर। अगर आप यहां देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1 या 0। तो इसलिए टॉर्क भी क्या होगा, 0। साइन 0 0, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 8। 2 point charges QA that is 3 microcoulomb, QB that is -3 microcoulomb, and they are located at a distance 20 centimeter. So first part is we have to calculate the net electric field at the midpoint O of the two charges. अब बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात करता हूं तो यहां से ये जो r है, अगर ये टोटल r कह दिया जाता है, या यहां पर मिड पॉइंट की बात करता हूं तो ये RA दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड दैट इज RB दैट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाला जाता है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज दैट इज EA, तो EA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। इसी तरह EB निकालते हैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो EB नेगेटिव चार्ज की तरफ ये डायरेक्शन बनेगी, तो दैट इज QA/RA², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/RB², और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EB। तो आप इनको ऐड कर देंगे और रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, या टुवर्ड्स राइट कह सकते हैं। अब दूसरी चीज ये इसमें पूछता है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है Q0, ये कितना है, माइनस का है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर मैं इसको यहां इस पॉइंट पर प्लेस कर देता हूं तो इस पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर चार्ज आपने टेस्ट चार्ज ये प्लेस किया है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी ये है। अब बात आती है फोर्स की डायरेक्शन की। तो यहां पर हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो उस पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता, और क्योंकि ये चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इस पर फोर्स हमेशा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी फोर्स इस पर टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा।